हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा चैप्टर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से भी जानते हैं। ओल्ड बुक में देखें तो ये चैप्टर 12 था, न्यू बुक में ये चैप्टर 8 है। हम लोग लेक्चर 10 लेके आए, 9 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 7, 8, 9 में हम लोग क्या पढ़े थे? मैकेनिज्म पढ़े थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मजा आया। आज हम लोग लेक्चर 10 पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ने का तरीका क्या है? एनसीईआरटी टॉपिक वाइज हम लोग जो एनसीईआरटी का बुक है उसी अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज का मेरा कंटेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए, एक ऐसा टॉपिक है जिसे स्टूडेंट नेग्लेक्ट करता है और तो और टीचर भी नेग्लेक्ट करता है। क्यों? थोड़ा थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, पर डोंट वरी, ऐसा होने नहीं देंगे, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं? लर्निंग आउटकम क्या होगा? एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 24, 27, 28, 39 सॉल्व होगा और कुछ क्वेश्चन हम लोग नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? वंस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स और सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, इट इज इसेंशियल टू प्यूरिफाई इट। समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या है? या तो नेचुरल सोर्स है, या हम लोग कहाँ लैब में प्रैक्टिकल करके उसे क्या करते हैं, लेबोरेटरी में बनाते हैं। लेकिन क्या वो 100% प्योर होता है? ये प्योर होता है या नहीं होता, उससे पहले समझते हैं। देखिए, हम लोग पास बहुत सारा डेटा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में बनाए या नेचुरल से हम एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, मेरे पास जो गिवन डेटा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे। अगर जो गिवन डेटा है उससे मेल्ट हो गया, उससे मैच कर गया सेम मेल्टिंग पॉइंट पे, तो हम क्या बोलेंगे? प्योर है। या फिर उसे क्या करेंगे? बॉयल करेंगे। गिवन डेटा से जो मैच कर गया, यानी जो गिवन डेटा बॉइलिंग पॉइंट का है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉयल कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पर बॉयल हुआ, अगर दोनों मैच कर गया तो हम समझेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? प्योर है। लेकिन जनरली जो होता है लेबोरेटरी में बनाते या नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्योर नहीं होता, उसे प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे पहचानें प्योर है कि नहीं। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, द प्योरिटी ऑफ अ कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड बाय, किससे? डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैच करके देखेंगे। यहां पे कुछ और डेटा होता है जो हम यहां पे नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा समझिए। ये जो भी लाइन हम यहां पे लिख रहे हैं, सारा लाइन आपका एनसीईआरटी से लिया हुआ है। इससे क्या आपको एक बेनिफिट होगा कि एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक तो है कि हम कैसे पता करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। न्यू मेथड ऑफ चेकिंग द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर बेस्ड ऑन डिफरेंट, किस पे? क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक। यानी एक तो मेरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। सेकंड मेथड क्या है? क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक से भी हम जज कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है कि नहीं है। अब क्या होता है क्रोमेटोग्राफी? तो अभी हम लोग बोले, अभी तो हम लोग इसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, मेरा एक टॉपिक क्या है? क्रोमेटोग्राफी है। एक कंपाउंड को लेंगे, उसे अगर वो प्योर नहीं होगा तो डिफरेंट डिफरेंट कलर देगा, प्योर होगा तो एक कलर देगा, उसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। लेकिन मेनली अभी हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कैसे हम जज करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है कि नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल लाइन बाय लाइन है टॉपिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखिए, एम्स 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, द प्योरिटी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड बाय, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर है कि नहीं कैसे पता करेंगे? क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हम आपको क्या बताएं कि डेटा से मैच करके देखेंगे। और अगर डेटा ना हो, न्यू मेथड, तो मेरे पास क्या है? क्रोमेटोग्राफी। यानी ए एंड सी, बी तो यहां पे नहीं होगा, क्या होगा? ए एंड सी होगा मेरा एक्चुअल आंसर। कौन? ए एंड सी। क्रोमेटोग्राफी से पता कर सकते हैं या फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से पता कर सकते कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्योर है कि नहीं है। तो चलिए आइए, द कॉमन टेक्निक टू यूज फॉर प्यूरिफिकेशन एज फॉलो। अब यहां बात आता है कि किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हम यूज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे। उसके नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे। तो क्या क्या मेथड है प्यूरिफिकेशन का? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन?
सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या कुछ कंपाउंड है जो सॉलिड से विदाउट लिक्विड में चेंज हुए कहां पे कन्वर्ट होगा, गैस में। तो ऐसा कंपाउंड जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है वो क्या कहलाता है, सब्लिमेबल कंपाउंड कहलाता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो अब बात आता है कि किसमें हम सब्लिमेशन को यूज करेंगे। तो अभी हम आपको क्या बताएं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है। तो समझिए, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेबल है और अगर जो उसमें इंप्योरिटीज प्रेजेंट है नॉन सब्लिमेबल है, तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सब्लिमेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लिमेबल कंपाउंड फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल इंप्योरिटीज। समझ पा रहे हैं, ये कहां पे हम अप्लाई करेंगे, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है सब्लिमेबल हो और इंप्योरिटीज क्या हो, नॉन सब्लिमेबल हो। यानी दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, एक सब्लिमेबल होना चाहिए। जस्ट लाइक आप क्लास 9 में ये प्रैक्टिकल किए होंगे या आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा। तो देखिए क्या है, मेरे पास यहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, मिक्सर ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसे हम क्या करेंगे, हिट करेंगे, मिक्सर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, यानी एक आपका क्या है, इंप्योरिटीज है। हिट कर रहे हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो क्या होता है, सब्लिमेबल होता है। हिट करने के बाद अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, यहां से वेपर फॉर्म में जाएगा और इस जगह पे क्या होगा, धीरे धीरे यहां पे वेपर जमा होगा। और जब इसे हम ठंडा करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ सॉलिड के फॉर्म में इस पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और जो इंप्योरिटीज रहेगा वो इसी यहाँ पे जमा रह जाएगा, इसी वेसल में रह जाएगा। तो इस टाइप से देखें कि एक सब्लिमेबल को हम क्या करेंगे, हिट करेंगे। हिट करने के बाद सब्लिमेबल कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट होगा और फिर उसे कूल करेंगे तो हम वहां से वेपर को आसानी से कंडेंस कर सकते हैं। और जो इंप्योरिटीज होगा इसी वेसल में पड़ा रह जाएगा क्योंकि वो सब्लिमेबल नहीं होता है। समझ पा रहे हैं। तो इससे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हैं। आपको कुछ कंपाउंड को याद रखना होगा जो सब्लिमेबल नेचर का होता है। जैसे यहां पे हम कुछ लिखे, ध्यान दीजिए, आई कैन लर्न एबीसी। कुछ ट्रिक है, कुछ ऐसा कंपाउंड है जो सब्लिमेबल होता है। आई से आयोडीन, कैन जो कैपिटल लेटर में उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, सी से क्या, कैम्फर, ए से एंथ्रासिन, एन से नेप्थलीन। लर्न से कोई मीनिंग यहां पे नहीं है। ए से क्या, अमोनियम क्लोराइड। अभी देखें अमोनियम क्लोराइड कैसा होता है, सब्लिमेबल होता है। बी से का बेंजोइक एसिड और सी से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, सब्लिमेबल नेचर का होता है। अब देखते होंगे डांस वगैरह जो स्टेज परफॉर्मेंस होता है वहां पे जो पूरा मतलब धुआं जैसा जो होता है वो क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोच रहे होंगे छोटा सा टॉपिक है सब्लिमेबल, इतना टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए एएमयू मेडिकल 2015 में क्या है क्वेश्चन, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट में टिक करना है। क्या है देखिए, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो आपसे पूछ रहा है क्या NaCl और NH4Cl को हम सब्लिमेबल मेथड से अलग कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि NH4Cl क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो सब्लिमेबल नेचर का है और NaCl सब्लिमेबल नेचर का नहीं है। सेकंड क्या है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। नहीं, इसे हम अलग नहीं कर सकते। क्यों, कैम्फर भी क्या है, सब्लिमेबल है, NH4Cl भी क्या है, सब्लिमेबल कंपाउंड है। तो जब हम हिट करेंगे तो दोनों वेपर के फॉर्मेट में दोनों वेपर बन जाएगा, तो वहां पे अलग नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ NaCl एंड कैम्फर, हाँ देखिए इसे हम अलग कर सकते हैं सब्लिमेबल से। क्यों, कैम्फर मेरा क्या है, एक सब्लिमेबल कंपाउंड है और NaCl क्या है, सब्लिमेबल कंपाउंड नहीं है। तो यानी ए और सी को हम लोग किससे अलग कर सकते हैं, सब्लिमेबल यानी सब्लिमेशन प्रोसेस से। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए एंड सी। तो देखिए एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। आप 9-10 में पढ़े होंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, हम लोग सॉल्ट बनाने का प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन समझिए हम क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर से वही बात, किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा मेथड यूज करेंगे उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेचर क्या होना चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन, क्या है, it is based on different in the solubilities of compound and impurities in a suitable solvent। यानी हम क्रिस्टलाइजेशन वहां पे यूज करेंगे जहां पे एक सुटेबल सॉल्वेंट लेंगे, उसमें हम इंप्योरिटी यानी मिक्सचर को जब हम डिजोल्व करेंगे तो दोनों के सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आना चाहिए। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी और इंप्योरिटी का सॉल्युबिलिटी में अच्छा खासा गैप होना चाहिए। द इम्प्योर कंपाउंड इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट which in which it is springly soluble at room temperature,
बट एब्सोल्युटली सॉल्युबल एट हायर टेम्परेचर। होगा क्या, देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जिसमें हम लोग इंप्योरिटीज जो मेरा है या मिक्सर है जिसमें इंप्योरिटीज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है उसमें हम डिजोल्व करेंगे। होगा क्या, जो इंप्योरिटीज होगा आसानी से डिजोल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं होगा। तो हम उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करके क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो अच्छे से हीट करके सारा कंपाउंड को उसमें डिजोल्व कर देंगे, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड बना रहे हैं। आप सॉल्यूशन में पढ़ चुके होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, या सॉरी 12 में सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी और उसमें नहीं डिजोल्व होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस कंपाउंड को उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसे हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। तो यहां पे आप समझिए, अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व नहीं था, हिट किए तब डिजोल्व हुआ। जब कूल करेंगे तो क्या होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजोल्व था वो क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और उसे फिल्टर के मेथड्स, फिल्टर के द्वारा हम उसे क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, यानी इंप्योरिटी अलग हो जाएगा और क्रिस्टल क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाएगा। देखिए क्या है, उसी मेथड को यहां पे लिखा हुआ है, ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइज आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। इसे हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लेंगे। फिल्ट्रेट, जिसे मदर लिक्विड भी बोला जाता है, कंटेन इंप्योरिटीज इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड। हाँ ये है, हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी उस इंप्योरिटी में प्रेजेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि 100% वहां पे प्यूरिफाई हो जाएगा। चलिए देखिए, क्रिस्टलाइजेशन का थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया गया है। फिर से समझिए, एक हम सॉल्वेंट लिए, उसमें हम क्या डालें, इम्प्योर सॉलिड डालें, उससे हम अच्छे से स्टेयर के हिलाएं, ठीक है, लेकिन सॉल्युबल नहीं हुआ तो हम क्या किए, हिट किए। हिट करने के बाद सारा वहां पे क्या किया, जितना भी इंप्योरिटीज था और उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सब आसानी से क्या हुआ, सॉल्युबल हो गया। फिर हम उसे क्या किए, धीरे धीरे ठंडा किए। ठंडा करेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड उतना सॉल्युबल नहीं था, इंप्योरिटीज तो सॉल्युबल हो गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं था, तब तो हीट किए उसमें क्या, सॉल्युबल बनाने के लिए। तो जब हीट को हम ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है धीरे धीरे क्रिस्टल के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, जिसे हम फिल्टर के थ्रू क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो यही प्रोसेस होता है मेरा क्या, क्रिस्टलाइजेशन। समझ पा रहे हैं क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। देखिए डिस्टिलेशन बहुत सारा टाइप का होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, प्रेशर रिड्यूस्ड अंडर डिस्टिलेशन। समझिए, एक्चुअली आप समझिए डिस्टिलेशन होता क्या है। यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा किसी ना किसी लिक्विड में डिजोल्व होगा, यानी इम्प्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिक्विड फॉर्मेट में होगा। उसे हम हिट करेंगे, क्या करेंगे, हिट करके वेपर में कन्वर्ट करेंगे। अभी हम क्या, हर एक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो हिट करेंगे तो किसी का वेपर बनेगा और किसी का वेपर लेट से बनेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो जो वेपर बना, फिर से उसे हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे और अलग वेसल में उसे स्टोर करेंगे। समझ पा रहे हैं, यही सारा प्रोसेस चलेगा डिस्टिलेशन में, चाहे जो भी डिस्टिलेशन हो। क्या बोल रहे हैं फिर से समझिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड फॉर्मेट में होगा और मिक्सचर, उसे हीट करेंगे, वेपर में कन्वर्ट करेंगे, उस वेपर को फिर से कूल करेंगे, कंडेंसेशन यानी ठंडा करके फिर से दूसरे वेसल में स्टोर करेंगे। तो ये प्रोसेस मेरा क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टिलेशन। समझिए डिस्टिलेशन, ये सिंपल डिस्टिलेशन का हम बात करें पहले। दिस इंप्योरिटीज मेथड इज यूज टू सेपरेट, कहां पे यूज करेंगे, वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। किसे बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड, जो आसानी से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, या थोड़ा सा हीट करेंगे तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक मेथड है जहां पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल होगा। सेकंड मेथड, द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी डिस्टिलेशन हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटीज में दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, लगभग 50 to 60 या कोई 100 डिग्री सेल्सियस बोलता है, इस टाइप से दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज एट डिफरेंट टेम्परेचर, अभी हम आपको वही बता रहे थे कि जो डिफरेंट लिक्विड होगा उसका क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होगा। द वेपर आर कोल्ड एंड देन लिक्विड्स ऑफ फॉर्म्ड आर कलेक्टेड सेपरेटली, और जो वेपर बनेगा, कौन वेपर बनेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसे फिर हम आसानी से दूसरे वेसल में ठंडा करके स्टोर कर लेंगे और इस टाइप से प्यूरिफाई करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए ये एक सिंपल है, सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस है। क्या समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे मिक्सचर में, आपका ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 334 केल्विन, और एनिलीन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 457 केल्विन। देख रहे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 100 से ज्यादा है, 334 और 457 केल्विन।
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसे हम हिट करना स्टार्ट करेंगे। किसे? यहाँ पे मेरा क्या है, इम्प्योरिटीज कंपाउंड है, यानी क्लोरोफॉर्म भी है और एनिलीन है। हिट करना स्टार्ट किए, कहाँ पे रखे हैं, राउंड बॉटल फ्लास्क में रखे हैं। हिट करना स्टार्ट किए तो बताइए वेपर पहले किसका बनेगा, वेपर बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, यानी क्लोरोफॉर्म का वेपर बनेगा। क्लोरोफॉर्म का वेपर बन के ये इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, ठीक है, और यहां से इधर हम इसे इससे पास कराएंगे। यहां इसे जो हम पास करा रहे हैं किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू। किसके थ्रू, कंडेंसर के थ्रू। ये होता क्या समझिए, हिट किए यहां पे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म वेपर बनेगा, उसे कंडेंसर के थ्रू पास करेंगे। देखिए ये स्टीम यहां से आ रहा है, कंडेंसर क्या होता है, एक तरफ से हम कोल्ड वाटर का फ्लो कराते हैं, क्योंकि आ रहा स्टीम वेपर के फॉर्म में। इस वेपर जब कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ठंडा होगा, और किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और जो पानी इधर से हम कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हैं, ये यहाँ से हॉट वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, कंडेंसर का जरूरत क्या है, स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो यहाँ से मेरा क्लोरोफॉर्म बाहर आ रहा था, ये कंडेंसेशन लगा हुआ, यहाँ पे स्टीम आया, स्टीम को ये लिक्विड में कन्वर्ट करो, यहाँ पे लिक्विड को हम क्या किए, स्टोर कर लिए। तो यही मेरा प्रोसेस होता है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या होता है, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये एग्जांपल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ देगा कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को किस मेथड से अलग कर सकते हैं, तो किस मेथड से, सिंपल डिस्टिलेशन से। आइए नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। समझिए अभी हम क्या देखें कि क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा गैप था, इसलिए जब हम हिट कर रहे थे तो एक, क्योंकि गैप ज्यादा है, तो हम मान लीजिए यहां पे देखिए कितना था बॉइलिंग पॉइंट, 334 और 457। अगर हम इसे 350 केल्विन पे भी अगर हिट करेंगे तो वेपर ज्यादा किसका बनेगा, ज्यादा क्या, मैक्सिमम वेपर किसका बनेगा, क्लोरोफॉर्म का। क्योंकि ये वेपर एनिलीन वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 457 केल्विन है। समझ पा रहे हैं। तो अब यहां पे मेरा क्या था, दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का अच्छा खासा गैप था, तो सिंपल डिस्टिलेशन से हम अलग कर लिए। अब आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये हम कहां पे यूज करेंगे, देखिए मेथड समझ जाइए कहां पे कौन सा यूज किया जाएगा, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट मच, है ना, सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट देम। अगर इंप्योरिटीज का और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का गैप ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पे हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट का गैप ज्यादा नहीं होगा, मान लीजिए का 450 है, दूसरे का 470 है, तो देखिए कितना कम गैप है, 20 डिग्री सेल्सियस का या 20 केल्विन का गैप है। तो इतना कम गैप में क्या होगा, जब वेपर बनेगा तो दोनों का वेपर बन जाएगा, तो वहां पे हम सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां पे यूज करते हैं हम लोग, जहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटीज के दोनों के बीच में बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा गैप नहीं होगा। क्यों यूज करते हैं, द वेपर ऑफ सच लिक्विड आर फॉर्म्ड विद इन द सेम टेम्परेचर रेंज एंड आर कंडेंस्ड साइमल्टेनियसली। इस केस में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी वेपर बनेगा और इंप्योरिटीज का भी वेपर बनेगा, इसलिए हम लोग यहां पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड इन सच केस। इन दिस टेक्निक वेपर ऑफ लिक्विड मिक्सचर आर पास थ्रू फ्रैक्शनल कॉलम, है ना, वेपर को विदाउट, यहां पे अभी सिंपल डिस्टिलेशन में क्या था, कोई कॉलम नहीं था, लेकिन यहां पे वेपर को फ्रैक्शनल कॉलम से पास कराया जाता है। क्या बोलना चाह रहे, समझिए। देखिए अभी सिंपल डिस्टिलेशन में ऐसा कोई कॉलम था नहीं था, देखिए ये क्या था, सिंपल था, देखिए यहां पे कोई कॉलम नहीं था, है ना। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल कॉलम होता है। यहां पे होता क्या है समझिए, हम लोग इसे ऑयल बाथ लेते हैं, देखिए ऑयल बाथ ले रहे हैं, क्या, ऑयल बाथ। ऑयल बाथ क्यों लिए, क्योंकि यहां पे जो हम हीट करना चाह रहे हैं, धीरे धीरे हीट करना चाह रहे हैं, स्लोली में हीट करना चाहिए, इसलिए ऑयल बाथ यूज करते हैं। अब यहां पे जब वेपर बना, समझिए मान लेते हैं ए और बी दो कंपोनेंट है, ए का 350 केल्विन है टेम्परेचर और बी का टेम्परेचर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 380 केल्विन है। तो जब हम इसे हिट करेंगे तो क्या होगा, ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। लेकिन अब बताइए ए का बॉइलिंग पॉइंट तो कम है, तो वेपर ज्यादा किसका बना, ए का। वेपर ए का ज्यादा बना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए के वेपर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है इन कंपेयर टू बी। तो होता क्या है, ये वेपर ये फ्रैक्शनल कॉलम से पास होता है। क्या होता है फ्रैक्शनल कॉलम, एनसीईआरटी में दूसरा फिगर बना के दिया, समझिए इस बात को। देखिए यहां पे ये फ्रैक्शनल कॉलम है। अभी हम आपको क्या बताएं, ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना 350 केल्विन और मान लेते बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 380 केल्विन,
80 केल्विन। समझिए, जब हम हिट करेंगे तो दोनों वेपर बन के आ रहा है यहां पे, लेकिन ए के वेपर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और बी के वेपर में काइनेटिक एनर्जी कम है। तो इस फ्रैक्शनल कॉलम से जब पास होगा तो यहां पे होगा क्या, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, ए को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं इस कलर से और बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कलर से। समझिए, ए के मॉलिक्यूल में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो इस यहां फ्रैक्शन रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये यहां से क्या होगा, वेपर यहां तक पहुंचेगा। लेकिन बी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो इतना सारा जो यहां पे देखिए, या तो ग्लास का बबल होगा या इस टाइप का बना होगा, तो इस टाइप का होने के कारण ये क्या होगा, इससे कोलाइड करेगा, कोलाइड करके ये अपना एनर्जी लूज करेगा और ज्यादा से ज्यादा यहां तक जाएगा। फिर ये क्या होगा, एनर्जी लूज कर देगा कोलाइडन के कारण, फिर से क्या होगा, ये कंडेंस होकर उसी लिक्विड में चला जाएगा। उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए क्या है, a fractionating column provide many surface for heat exchange between the ascending vapor and descending condensed liquid। यानी बहुत सारा ऐसा सरफेस होता है जहां पे ये क्या करेगा, कोलाइड होगा और अपने एनर्जी को लूज करेगा। ऑन रीचिंग द टॉप, सबसे टॉप पे कौन पहुंचेगा, द वेपर बिकम प्योर इन लो बॉइलिंग कंपोनेंट एंड पास थ्रू द कंडेंस एंड प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन रिसीवर। यानी इस फ्रैक्शनल कॉलम को वही पास कर पाएगा जिसका वेपर ज्यादा बना होगा या जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और वो फिर कंडेंसेटर से पास होकर आसानी से फिर लिक्विड में कन्वर्ट होकर मुझसे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो वही ये प्रोसेस यहां पे होता है। ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहां से ये पास हो रहा है, देखिए ये पास होगा, लेकिन दोनों कंपोनेंट पास नहीं हो पाएगा। जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इस यहां से क्या होगा, पास होगा, और फाइनली यहां पे हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो अब समझ पा रहे होंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां पे यूज करेंगे, जहां पे इंप्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या होगा, कम होगा। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ये प्रोसेस कहां पे यूज किया जाता है, तो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। याद रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 7 8 से एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे होंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या 8 9 10 में पढ़े होंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां पे यूज करते हैं, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। आइए तो देखिए नेक्स्ट क्या है डिस्टिलेशन में, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। यहां पे समझिए, अभी हम आपको क्या बताएं कि डिस्टिलेशन में हम लोग हर एक चीज में क्या करेंगे, लिक्विड होगा, क्या, लिक्विड, जिसमें क्या होगा, आप हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, हिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, कूल करेंगे, और कूल करने के बाद अब हम लोगों को क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा, यानी प्यूरिफाइड लिक्विड मिलेगा। हर एक में अभी हम लोग क्या देखें, स्टीम डिस्टिलेशन में यही प्रोसेस किए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही प्रोसेस किए। अब हम लोग आए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यहां पे भी यही होगा। लेकिन फिर से वही बात, कहां पे हम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या इंप्योरिटीज के किस पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं कहां पे करते हैं हम लोग। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद ही रखना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहां पे अप्लाई करेंगे, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, और उस बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम उसे हिट करते हैं तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, क्या होगा, डिकम्पोज होगा। तो यानी अब हमको उसको वेपर में भी कन्वर्ट करना है, वेपर में कन्वर्ट तो करना है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, उस पे कम पे। तो इसे आप एग्जांपल से समझिए, एक वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या वाटर को हम 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर सकते हैं या 70 पे बॉयल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इसे समझने के लिए आपको जानना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस बात को समझिए आप। देखिए मान लेते हैं, आइए पहले समझते हैं, या यहीं पे देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं यहां पे आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर है, हम लोग इसे हिट कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है, इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रहा है और जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहा है, दोनों इक्वल हो जाता है, तब वाटर क्या होता है, बॉयल होता है।
तो कहने का मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कम कर दें तब क्या होगा, ये वाटर का वेपर मॉलिक्यूल जल्दी एस्केप होना चाहेगा और इस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है वो 90 पे हो जाएगा, 80 पे हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कितना हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम किए। तो इससे क्या पता चला कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कम कर दें तब यहां पे जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था वो कम पे भी बॉयल हो जाएगा और इसी फंडा को यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पे आइए क्या होगा समझते हैं। देखिए ये मेरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंप्योरिटी जिसमें प्रेजेंट है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको अगर हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यानी इसके बॉइलिंग पॉइंट को हमको क्या करना है, कम करना है। तो हमको क्या करना होगा, इस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको कम कर देंगे तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, जल्दी बॉयल हो जाएगा। उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, एक वैक्यूम पंप लगा के रखे हैं और हर एक जगह पे क्या लगा के रखें, कॉर्क लगा के रखें ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे ना बने। वैक्यूम पंप से क्या जो इस पे प्रेशर लग रहा था उस प्रेशर को कम कर दिए तो इसके अब ये अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बॉयल होना स्टार्ट होगा और इससे यहां पास करेगा। फिर से ये कहां, ये मेरा क्या है, कंडेंसर है, जिससे स्टीम आएगा, यहां पे लिक्विड में चेंज होगा और यहां पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं हम रिड्यूस्ड कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कहां पे हम अप्लाई करेंगे, डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा और अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हम उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं डिस्टिलेशन के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। आइए, अ लिक्विड बॉयल एट अ टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। उसी चीज को अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए। तो अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है उसे देखिए क्या है, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंटाइल इन सॉप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। यानी ग्लिसरॉल को हम लोग सेपरेट करते हैं कहां पे, सॉप इंडस्ट्री में, इस टेक्निक से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। चलिए समझ पा रहे हैं ना, ये हम क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या लगा है, कैपिलरी टू रेगुलेट द एयर, कितना प्रेशर उसको रेगुलेट कर रहा है। यहां मैनोमीटर लगा हुआ है जो इस कितना प्रेशर कम करे उस, यहां पे क्या, उसका डेटा यहां पे ये बताएगा। इस टाइप से यहां पे होता है। आइए अब देखिए एक क्वेश्चन, कब, नीट 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड विच डिकम्पोज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट कैन बी प्यूरिफाइड बाय। एक ऐसा लिक्विड है जिसके अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हम उसे हीट करेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा। उसे अगर प्यूरिफाई करना है तो हम कौन सा मेथड को यूज करेंगे, डिस्टिलेशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अभी तो हम लोग पढ़े, इसका आंसर क्या होगा, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो देख रहे हैं, अगर आपको सिर्फ नेचर पता है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उसके थ्रू देखिए कितना इजी से हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये सब ऐसा क्वेश्चन नहीं, ये सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो प्रोसेस तो वही होगा, लेकिन अब बात आता है कि स्टीम डिस्टिलेशन कहां पे यूज करेंगे। तो फिर से कोई भी डिस्टिलेशन, कोई भी प्यूरिफिकेशन कब यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो देखते हैं इसे हम कहां पे यूज करेंगे। देखिए, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस विच आर स्टीम वोलाटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। यहां पे उस टाइप के लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड को हम अलग करेंगे जो एक्चुअल में वाटर में इनसॉल्यूबल होगा लेकिन स्टीम वोलाटाइल होगा। इसका मीनिंग क्या होगा, वो वाटर वेपर के साथ क्या होगा, सोल्यूबल होगा, लेकिन एक्चुअल में वाटर के साथ क्या होगा, इमिसिबल होगा। यानी वेपर के साथ वो स्टीम के साथ सोल्यूबल होगा लेकिन वाटर में इनसॉल्यूबल होगा। इन स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए, द लिक्विड बॉयल व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड and that due to water becomes equal to atmospheric pressure, that is P equal to P1 plus P2। समझिए, यहां पे आप समझते हैं। देखिए हम ऐसा यहां पे लिक्विड कंपाउंड लिए जो क्या है, वाटर में इनसॉल्यूबल है लेकिन स्टीम में क्या होगा, सॉल्यूबल होगा। तो मान लेते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ये मेरा क्या है, P है। समझिएगा, P मेरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा है
उतना प्रेशर अब यहां पे वेपर प्रेशर लगना होगा तभी तो बॉयल होगा। अब मान लेते इसे जब हम हीट कर रहे हैं तो ये जो प्रेशर लगाया लिक्विड, ये मान लेते लगाया P1। ये कितना प्रेशर लगाया? P1 लगाया। अब यहां पे मेरा क्या है? वाटर है। हम इसे क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब ये वाटर वेपर देखिए इस यहां लिक्विड में पूरा अंदर तक इस पाइप है, यानी वाटर वेपर जो आ रहा है उसका प्रेशर मान लेते हैं P2 है। क्या है? P2 है। अब जो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था P, ये इक्वल करेगा ये दोनों प्रेशर मिलके, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू क्या? P1। P1 किसका प्रेशर? जो लिक्विड है ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका, और P2 किसका प्रेशर? ये स्टीम जो आ रहा था उसका प्रेशर। ये दोनों मिलके किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो ही इक्वल होगा तो ये क्या होगा? यहां से अब वेपर बन के बाहर निकलेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, अब ये जो जा रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर, यहां पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ साथ ये जो स्टीम है, स्टीम में तो सोल्यूबल है ना, तो स्टीम का भी वेपर है। दोनों अब यहां से पास होगा, कंडेंसेटर से पास हुआ। अब यहां पे देखिए यहां पे स्टीम था, जो ही कंडेंसेटर से पास हुआ क्या होगा? अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इस लिक्विड को यहां पे स्टोर करेंगे। लेकिन अब यहां पे आइए, जब स्टीम वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब यहां पे देखिए एक तो मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा और सेकंड क्या होगा? वाटर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वाटर में क्या है? इमिसिबल है। तो यहां पे देखिए दो लेयर बन रहा है, एक वाटर का और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसे फिर हम फिल्ट्रेशन से या कोई अदर मेथड से वाटर को अलग कर लेंगे। इस टाइप से हम यहां पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक लिक्विड को क्या किए? प्यूरिफाई किए। तो समझ पा रहे स्टीम डिस्टिलेशन क्या है? ऐसा डिस्टिलेशन जिसमें क्या होता है, कुछ प्रेशर किसका होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, और कुछ प्रेशर किसका होता है? स्टीम का, और दोनों मिलके किसके इक्वल होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो यहां पे आप समझिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट पे ये बॉयल हो रहा है? नहीं। ये बॉयल होने के लिए थोड़ा प्रेशर कौन लगा रहा है? स्टीम लगा रहा है, यानी अपने लोअर बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हुआ क्या? स्टीम डिस्टिलेशन, सॉरी टोटल डिस्टिलेशन। क्या क्या पढ़े? सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रेशर अंडर रिड्यूस्ड डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन। चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। नीट 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या है? द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ 1,1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल इज। देखिए, जब भी आपको आ जाए एनिलीन, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, इन सबको हमेशा किससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से। किससे? स्टीम डिस्टिलेशन से। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? स्टीम डिस्टिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरीके से डिफरेंट एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको एनिलीन मिल जाए, मिक्सचर मिल जाए, या फिर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल मिल जाए, इन सबके मिक्सचर को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू अलग करते हैं। चलिए, अब आता है मेरा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। समझिए, अब यहां पे कंप्लीट अब हम लोग क्या किए? डिस्टिलेशन किए। नेक्स्ट क्या है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। होता क्या है समझिए, यहां पे देखिए, ये मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, और यहां पे जो अब हम लिए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये एक्वस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कुछ वाटर का मॉलिक्यूल है। अब बोलिएगा कि वाटर क्या होता है? पोलर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर, तो डिजोल्व कैसे होगा? सही बात है, लेकिन कुछ तो डिजोल्व है ना, कुछ मॉलिक्यूल वाटर का इसमें डिजोल्व है। अब इस मेथड में डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में हम करते क्या है समझिए, यहां पे हम एक ऐसा सॉल्वेंट लेंगे, और सॉल्वेंट क्या होगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। जब हम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पे लेंगे तो इसे अच्छे से सेक करेंगे। अब समझिए, यहां पे जो मेरा इंप्यूरिटीज है क्या है? वाटर है, और ये मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हम सॉल्वेंट कैसा लिए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिए। जब इसे हम सेक करेंगे तो क्योंकि वाटर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? इमिसिबल होता है। तो जब हम यहां पे जो सॉल्वेंट लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिए, तो इस ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहां से मूव कर जाएगा किसमें? सॉल्वेंट में। और कहने का मतलब, अब मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किस में चला गया? सॉल्वेंट में चला गया, और यहां पे क्या बचेगा? वाटर बचेगा, एक्वस बचेगा, जिससे हम लोग इस टैप को ओपन करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर लेंगे। हाँ, अब ये बात है कि अब इस मिक्सचर में मेरे पास क्या क्या है? यहाँ पे मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और जो सॉल्वेंट हो दोनों है। तो हम लोग बहुत सारा जानते हैं प्रोसेस, वेपोराइजेशन जानते हैं, इवापोरेशन जानते हैं, किसी भी मेथड से यहाँ से इसे हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। यही में होता है क्या? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। चलिए देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। When an organic compound is present in an aqueous medium, it is separated by shaking
इट विथ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन विच इट इज मोर सोल्यूबल देन वाटर। यानी यहां जो सॉल्वेंट है ऐसा सॉल्वेंट लेंगे जो यहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर में डिजोल्व है उससे ज्यादा डिजोल्व होना चाहिए सॉल्वेंट में, तब तो शेक कर रहे हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसमें चला गया, सॉल्वेंट में चला गया। जब सॉल्वेंट ज्यादा डिजोल्यूशन होगा तब ना। चलिए, the organic solvent and the aqueous solution should be immiscible with each other so that they form two distinct layer which can be separated by supplementary funnel। यहाँ पे देखिए एक अलग अलग दोनों का लेयर बना, वाटर यहाँ से एक्वस लेयर निकल जाएगा और यहाँ पे सॉल्वेंट और मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसे हम फर्दर कोई डिस्टिलेशन से कोई मेथड से इसे हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में मेन बात क्या है, जो मेरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है एक्वस में डिजोल्व है। यहाँ पे जो हम सॉल्वेंट लिए कैसा सॉल्वेंट लिए, ऐसा सॉल्वेंट लिए जिसमें ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादा सॉल्यूबल है इन कंपेयर टू एक्वस। तो शेकिंग करने से यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाए और इससे क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। देखिए यहां आप अगर वर्ड देखिएगा, क्रोमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कलर, यानी शुरुआत में हम लोग क्रोमेटोग्राफी सिर्फ कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ये बहुत सारे प्रोसेस में यूज होता है। और अभी आपको बताए थे फर्स्ट में, याद कीजिए एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन में क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। कैसे होता है अब यहां पे समझेंगे। देखिए, it is used to separate mixture into their compound and test purity of compound। यानी क्रोमेटोग्राफी हम लोग कहां पे यूज करेंगे, एक तो प्यूरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए और दूसरा क्या, जब मिक्सर रहेगा एक कंपाउंड में तो उस मिक्सर में अलग अलग कलर होगा, उसे हम डिस्टिंग्विश करने में यूज करेंगे। इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस इज अप्लाइड ऑनटू अ स्टेशनरी फेज विच मे बी सॉलिड और लिक्विड। देखिए क्रोमेटोग्राफी में आपको यह समझना होगा, या दो वर्ड आएगा, एक देखिए क्या आया, स्टेशनरी फेज, एक आएगा मेरा मोबाइल फेज। समझिए स्टेशनरी फेज क्या होगा, जहां पे जो आपका स्टेशनरी नाम से पता चल रहा है क्या होगा, स्थिर होगा, कांस्टेंट होगा, जिस पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। स्टेशनरी फेज यानी वो मूव नहीं करेगा। और दूसरा क्या होगा, मोबाइल फेज, जो मूव करेगा। ठीक है, मोबाइल फेज मेरा क्या होगा, जो हम सॉल्वेंट लेंगे वो मेरा क्या होगा, मोबाइल फेज होगा। और स्टेशनरी फेज क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। यानी जो स्टेशनरी फेज होगा उसके ऊपर मूव करेगा कौन, मोबाइल फेज, और स्टेशनरी फेज मूव नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। The component of the mixture get gradually separate from one another. The moving phase is called mobile phase। तो ये दो वर्ड इस क्रोमेटोग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, एक स्टेशनरी फेज जिस पे हम रिएक्शन करके देखेंगे वो मूव नहीं करेगा। दूसरा मोबाइल फेज, जो स्टेशनरी फेज पे क्या होगा, मूव करेगा। आइए, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। यानी क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, एक होता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोले, क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर, इसे हम क्या बोलते हैं, TLC भी बोलते हैं, TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यहां देखिए दो वर्ड यूज होगा, एडजॉर्प्शन और एडजॉर्बेंट। तो पहले आप समझिए एडजॉर्प्शन क्या होता है। एडजॉर्प्शन एडी, हम देखिए यहां पे क्या है, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेना है, यानी जैसे आपके घर में टाइल्स है, पानी गिरा टाइल्स पे रुका, अब अंदर तो टाइल्स के अंदर तो गया नहीं, तो ये क्या हुआ, सरफेस फेनोमेना हुआ, यानी एडजॉर्प्शन हुआ। AB एब्जॉर्प्शन, क्या बोल रहे हैं, AB। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन सरफेस के साथ साथ क्या होगा, उस पूरे कंपाउंड में चला जाएगा, उस पूरे सिस्टम में चला जाएगा। यही आपका अगर सरफेस जमीन मिट्टी का है, अगर पानी गिरा तो सरफेस के साथ साथ पानी क्या हुआ, अंदर चला गया, तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ।
और जब सरफेस पे शिफ्ट हुआ क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। तो अभी हम क्या बताए थे, स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में जब मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट जब मूव करेगा तो स्टेशनरी फेज के सरफेस पे सिर्फ रहेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, इसलिए यहां पे वर्ड क्या यूज होता है, एडजॉर्प्शन। एक वर्ड और यूज होगा, एडजॉर्बेंट। क्या, देखिए एडजॉर्बेंट। तो यहां पे एडजॉर्बेंट क्या होगा, जहां पे जिस सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे। यानी यहां पे स्टेशनरी फेज को हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज पे मोबाइल फेज क्या करेगा, मूव करेगा, तो स्टेशनरी फेज को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेंट बोलेंगे, यानी जिस पे रिएक्शन होगा। चलिए, कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट आर सिलिका एंड एल्यूमिना। यानी एडजॉर्बेंट यानी जिस पे हम रिएक्शन कराएंगे वहां पे क्या होगा, या तो सिलिका होगा और एल्यूमिना होगा। When a mobile phase is allowed to move over a stationary phase, अभी बता रहे थे ना, मोबाइल फेज क्या होगा, मूव करेगा किस पे, स्टेशनरी फेज पे, यानी एडजॉर्बेंट पे, जिस पे रिएक्शन होगा। तो आइए फर्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, मतलब एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का टाइप क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ओवर अ कॉलम ऑफ अ एडजॉर्बेंट यानी स्टेशनरी फेज पैक्ड इन अ ग्लास ट्यूब। देखिए, कॉलम क्रोमेटोग्राफी नाम से पता चल रहा है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब आइए फिर से उस वर्ड को समझते हैं। ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है एबीसी, जो जिसे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए मेरा क्या है, स्टेशनरी फेज है यानी एडजॉर्बेंट। ये क्या है, स्टेशनरी फेज है, ये मूव नहीं करेगा, अच्छे से यहां पैक किया हुआ है। अब इसके ऊपर हम लिए सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, मोबाइल फेज है, जो क्या करेगा, मूव करेगा। अब समझिए, ये जो मेरा हम मिक्सर लिए, इंप्योरिटी लिए, इसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब ये मोबाइल फेज यहां से क्या होगा, मूव करना स्टार्ट किया। तो ये मोबाइल फेज जब यहां से मूव करेगा, ध्यान दीजिए, तो ये मान लीजिए मूव किया एक यहां तक, एक यहां तक मूव किया, सेकंड ये यहां तक मूव किया, थर्ड ये यहां तक मूव किया। अब समझिए, ये तो मेरा स्टेशनरी फेज है जिस पे सॉल्वेंट मूव करेगा। ये मिक्सर ऑफ कंपाउंड है जिसको हमको टेस्ट करना है ना। देखिए, यहां पे तीन था एबीसी, ए यहां तक मूव किया, ए कम मूव किया, ये क्या दिखाया, बी और सी। अगर हम इस फिगर को इसमें देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, ए मेरा यहां तक मूव कर रहा है, आइए, बी मेरा यहां तक मूव किया, आइए, सी मेरा यहां तक मूव किया। यानी क्या हो रहा है यहां पे, समझिए, ए मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। एडजॉर्प्शन कम है तब तो कम मूव कर रहा है। बी का एडजॉर्प्शन और ज्यादा हुआ, सी का एडजॉर्प्शन और ज्यादा हुआ। देखिए, एडजॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा तब मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। आई रिपीट, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा तो मूवमेंट क्या होगा, कम होगा। यानी इन तीनों में हम बोल सकते हैं ए का एडजॉर्प्शन सबसे ज्यादा था इसलिए कम मूव किया, उससे कम एडजॉर्प्शन बी का था इसलिए ज्यादा देर तक मूव किया, और उससे भी ज्यादा कम एडजॉर्प्शन सी का था इसलिए क्या हुआ, मूव किया। तो यहां पे देखिए, जो हम मिक्सर लिए थे अभी एक जैसा कलर का है, लेकिन जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आया इससे पास हुआ तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर मिला, और किस में मिला, कॉलम में मिला, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। समझ पा रहे हैं। तो यहां पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर मिला। अगर ये कंपाउंड प्योर होता तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर नहीं मिलता, डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल रहा है यानी ये कंपाउंड प्योर नहीं है। याद कीजिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ हम क्या बताए थे, प्यूरिफिकेशन से प्यूरिफिकेशन के लिए किसे यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल रहा है, ये बता रहा है कि यहां पे ये कंपाउंड प्योर नहीं है। ठीक है, चलिए अब आता है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, दोनों लगभग एक जैसा है, वो कॉलम में किए थे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर क्या है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर ओवर अ थीन लेयर ऑफ एन एडजॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट। अब यहां पे क्या होगा, थीन लेयर में एक ग्लास प्लेट होगा, उस पे हम लोग स्टेशनरी फेज को लगाएंगे। स्टेशनरी फेज मेरा क्या होगा, सिलिका या एल्युमिनियम का, उस पे जेल लगाएंगे, है ना, और उस पे क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी मोबाइल फेज मूव करेगा। आइए समझिए, ये मेरा सैंपल है जिसको टेस्ट करना है, और ये मेरा यहां पे क्या है, लिक्विड है यानी मोबाइल फेज।
ये क्या है, ग्लास है, इस पे हम लोग सिलिका जेल या एल्यूमिना का जेल लगाए हैं, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन मेरा क्या है, ये लाइन है बेस लाइन। अब देखिए यहां पे जब हम रखें, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से धीरे धीरे मूव करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, मोबाइल फेज है। तो यहां पे ये मेरा बेस लाइन है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल देखिए यहां तक मूव किया, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और जो मेरा सैंपल था ये देखिए अब इस पोजीशन पे था, मूव किया ना, तो बेस लाइन से यहां तक मूव किया, ये मेरा क्या है, जो मूव किया लाइन। एक कलर होगा तो एक कलर दिखेगा, दो तीन कलर होगा तो यहां पे ये दो तीन कलर दिखेगा। समझ पा रहे हैं? तो देखिए जो मेरा सैंपल मूव किया उसको हम माने क्या, एक्स डिस्टेंस, कहां से, बेस लाइन से, और जो मेरा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा वो मेरा क्या है, वाई है। तो यहां पे एक वर्ड आता है क्या, रिटार्डेशन फैक्टर, आरएफ। क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन, कहां से, बेस लाइन से, बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेस लाइन, डिस्टेंस नीचे क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जितना मूव किया, यही होता है आरएफ फैक्टर। इससे क्या पता चलता है, ये जितना ज्यादा सैंपल मूव किया उतना एडजॉर्प्शन कम होगा, यानी आरएफ फैक्टर जितना ज्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना क्या होगा, कम होगा। तो दोनों में फर्क क्या है, यहां पे जो होता है ये डॉट जो कलर आएगा, हो सकता है एक ना हो, दो तीन कलर हो, ये सही से दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसमें अल्ट्रावायलेट रो पास करके देखते हैं, क्या डॉट कलर मिला है, यानी एक ही कलर है तो प्योर है, डॉट कलर मिला है तो प्योर नहीं है। या तो फिर आयोडीन का इस पर स्प्रे करते हैं, जिससे हम लोगों को क्या होता है, कलर मालूम होता है। तो देखिए दोनों लगभग एक जैसा है, कॉलम और क्या, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। चलिए लास्ट है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, समझिए। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जैसा है, लेकिन यहां पे फर्क क्या है, यहां पे जो हम स्टेशनरी फेज ले रहे हैं, एक स्पेशल टाइप का पेपर होगा, लेकिन उस पेपर में वाटर मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट होगा। देखिए यहां पे है, इट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन ऑफ कंपाउंड ऑफ मिक्सचर बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अभी इसका हम लोग मीनिंग देखेंगे, किसका, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशन। ये वर्ड मेरा क्या है, किसका हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग। अभी समझेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो एक सिंपल सा याद रखिएगा, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो एक स्पेशल टाइप का पेपर लिया जाता है। देखिए, इट इज यूज्ड विच कंटेन वाटर इन इट विच इज स्टेशनरी फेज, यानी कि स्पेशल टाइप का पेपर होगा, ऑलरेडी पहले से उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, कंटेन होगा। आइए देखिए, दिखाया गया, ये सिंपल है, यहां पे हम लिए एक स्पेशल टाइप का पेपर जिसमें ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। होगा क्या, इसमें थोड़ा सा समझिए, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा। आइए ये मान लिए, यहां पे हम मान लेते हैं ये मेरा सैंपल है, सॉल्वेंट है यहां पे, इसमें कोई हम यहां पे क्या लिए, स्पेशल टाइप का पेपर लिए जो ऑलरेडी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। जब ये क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करना स्टार्ट करेगा, तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये मेरा मान लीजिए सैंपल है, क्या है, सैंपल। तो जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस पे मूव करेगा तो ये सैंपल का कुछ कलर यहां पे दिखेगा, और मान लेते हैं जस्ट कुछ कलर यहां पे दिखा, और कुछ कलर ये इस टाइप से मान लेते हैं यहां पे दिखा। तो देखिए ये जो कलर हम लोगों को दिखेगा, ये कलर कंटिन्यूअसली दिखेगा। क्यों कंटिन्यूअसली दिखेगा, क्योंकि जो कलर जो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो रहा है तो कुछ तो एडजॉर्ब कर रहा है, कौन, वाटर मॉलिक्यूल, और कुछ कौन एडजॉर्ब कर रहा है, जो यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। यानी यहां पे वाटर में भी एडजॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्वेंट में भी एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए यहां पे कलर के बीच में गैप नहीं पता चलता है। उसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस डिफरेंशियल पार्टीशनिंग, ठीक है। फिर से ये कलर अच्छे से दिखेगा नहीं, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या देखें, अल्ट्रावायलेट रे पास कराएंगे, या तो फिर आयोडीन का स्प्रे करके डिफरेंट डिफरेंट कलर देखेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर मिला यानी वो कंपाउंड क्या है, प्योर नहीं है, या तो फिर हमको कलर अलग करना है तो यहाँ से ये भी अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से आज हम लोग कंप्लीट किए क्या, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन चलिए नीट 2020 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी हम आपको बताएं कि पेपर क्रोमेटोग्राफी
किसका एग्जाम्पल है ये? किसका? एडजॉर्प्शन का, पार्टीशन, देखिए अभी तो बोले थे पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से आज हम लोग एक अच्छा खासा टॉपिक कंप्लीट किए। क्या? मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग देखें सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद आएगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।